सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट नेचर ऑफ डिसिप्लिन इन ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी अनुशासनात्मक प्रकृति सामाजिक विज्ञान की। इसमें हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना है उसमें हमने विशेषताएं, अर्थ की प्रकृति के उद्देश्य भी पढ़ लिए थे। उद्देश्यों के बाद हमने 5 पढ़े थे, उसके कुछ आगे के उद्देश्य हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो उद्देश्य थे वो हम एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या उद्देश्य थे। यानी किसी भी योजना को बनाने से पूर्व कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के निर्माण से पूर्व कुछ उद्देश्य है। जैसे पहला उद्देश्य हमने देखा था लास्ट वीडियो में, राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य, राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य, छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि एवं विकास का उद्देश्य, सामाजिक एकता का उद्देश्य और अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। तो ये जो उद्देश्य थे हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यक है, जिससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले उद्देश्य जो हैं उसमें मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य, मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य। अब जो पाठ्यक्रम निर्मित होता है उसमें जो मानव मूल्य कौन कौन से, जो नैतिक मूल्य, जो आदर्श, बच्चों को ऐसी शिक्षा, पाठ्यक्रम में ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बालक सहयोग, दान, परोपकार, सहिष्णुता, प्रेम, ऐसी नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, मानवीय गुणों का विकास हो सके। वो सबके परहित के बारे में सोचे, अन्यायिक नहीं सोचे, वो अनैतिक नहीं सोचे। बालकों का पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके नैतिक गुणों का विकास हो, अनैतिक निर्माण न हो। तो बालकों के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का या मानवीय गुणों का विकास करने जैसे पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषाई समस्या के समाधान का उद्देश्य, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भाषा समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज में विभिन्न प्रांतों में भाषा का स्वरूप भिन्न भिन्न पाया जाता है। इससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण में भाषा की समस्या सदैव से रही है कि पाठ्यक्रम को किस भाषा में स्वीकार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषाओं को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है। अतः भारतीय समाज में भाषाई समस्या के समाधान का उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के द्वारा का मुख्य उद्देश्य है। स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का उद्देश्य, यानी जो स्तर है बालक का उसके अनुकूल ही शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में सबसे प्रमुख उद्देश्य जो माना गया है कि बालकों की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए उनकी शिक्षण विधियों के प्रयोग को मान्यता प्रदान की गई है। जैसे प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर पर सामान्य रूप से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि खेल विधि के द्वारा बच्चा सीखता है, कथन विधि द्वारा या कहानी विधि द्वारा बच्चा सीखता है, व्याख्यान विधि द्वारा व्याख्यान विधि का जो प्रयोग है वो माध्यमिक स्तर में किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का विकास करना है। प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य, यानी जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी हो सके, पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है उचित हो, पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण उपलब्ध संसाधनों एवं उनके प्रयोग की संभावनाओं पर विचार करके ही किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में शिक्षकों में सशक्तिकरण
यानी वह स्वयं सशक्त हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, स्वयं ज्ञान प्राप्त करके नवीन ज्ञान का विकास कर सकते, तो ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है। उसके उपरांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अगला पॉइंट है शिक्षकों में आत्मविश्वास के विकास का उद्देश्य, यानी जो शिक्षक हैं वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के क्रियान्वयन एवं उसे सफल बनाने का प्रमुख साधन है। अब पाठ्यक्रम तो निर्मित किया गया, पाठ्यक्रम और छात्रों के मध्य की जो कड़ी है वो शिक्षक है। पाठ्यक्रम और छात्रों के मध्य की कड़ी कौन सी है? शिक्षक है। जॉन डीवी ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, उसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, यानी शिक्षक द्वारा बालक को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम और बालक के मध्य की जो कड़ी है वो शिक्षक है। तो शिक्षक इस साधन के रूप में बालक के पाठ्यक्रम को सफल एवं क्रियान्वयन करके शिक्षक ही प्रस्तुत करता है। शिक्षकों में आत्मविश्वास के विकास को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इस तथ्य पर विचार विमर्श किया गया कि शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना को सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। अतः पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना भी है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की संरचना में अगला पॉइंट है शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य, यानी हमारा अगला उद्देश्य कौन सा है? शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य। इस उद्देश्य में मानवीय एवं भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना भी है, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण से पूर्व उपलब्ध शैक्षिक साधनों पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में उन सभी संसाधनों के उचित एवं समन्वयपूर्ण प्रयोग को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कि बालक का भौतिक और मानवीय विकास हो सके। उन साधनों का भी प्रयोग हो जिससे बालक कुछ सीख सके, यानी बालकों को खाली किताबी ज्ञान नहीं देना है, बालक कुछ प्रैक्टिकल भी कर सके, वो अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर सके, उन्हें भौतिक ज्ञान भी करवाया जाए। यानी खेल के मैदान की सूचना आप बच्चों को प्रैक्टिकली ले जाकर अगर फीते द्वारा मापवाएंगे तो बालक को अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, और इसकी तुलना में आप इनको थ्योरी लिखवाते जाएंगे तो बालक ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा। बालक को खेल के नियम अगर आप थ्योरिकल समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली आप मैदान में जाकर उसे समझाएंगे तो उसे जल्दी समझ में आएगा। तो बालकों के पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बालक भौतिक विषय वस्तु से सीखे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर रसायन विज्ञान का विद्यार्थी है और उसे रासायनिक गुणधर्म सिखाना है तो उसे प्रैक्टिकली करके बताया जाएगा भौतिक साधनों के माध्यम से, तभी वो सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। तो शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना, यानी शिक्षण साधन का भी उपयोग पूरी तरह से हो सके ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, चाहे वो प्रायोगिक हो, सैद्धांतिक हो, किसी भी तरह का हो, बालक का संपूर्ण विकास हो सके। प्रायोगिक कार्यों का प्रत्येक स्तर पर स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक स्तर को कार्यानुभव का नाम दिया गया है, माध्यमिक स्तर पर इसको प्रायोगिक कार्य नाम दिया गया है, और इस प्रकार छात्र क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष दोनों ही दृष्टिकोण बनाते हैं। यानी जो आप SUPW के कार्यवर्ग आपने किए होंगे छोटी क्लासों में, बच्चों को कहा जाता है कि आप कुछ क्रिएटिविटी करके लाइए, कुछ ऐसे सृजनात्मक कार्य करके लाइए जिससे कि बालकों का सृजनात्मक विकास भी हो सके, कार्य को अनुभव कर सके। खेल का मैदान साफ करना, एक कमरा उन्हें दे दिया जाए, उसे डेकोरेट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कार्यानुभव से संबंधित है, वो प्रैक्टिकली इन्हें करके देखता है। संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य। नेक्स्ट है संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य, यानी पाठ्यक्रम में विश्व धरोहर
और भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है उनका भी आदर्श प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि बालक उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, उन्हें समझ सके, हो सके तो उन्हें प्रैक्टिकली क्षेत्रीय भ्रमण के लिए ले जाया जाए और उनकी संस्कृति और की धरोहर को दिखाया जाए और उसके संरक्षण के बारे में बताया जाए। संस्कृति का संरक्षण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारतीय संस्कृति में मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का प्रभुत्व रहा है। इन मूल्यों का संरक्षण इस पाठ्यक्रम संरचना में प्रस्तुत विषय वस्तु के द्वारा होता है। प्रत्येक स्तर पर यह पाठ्यक्रम भारतीय संस्कृति के नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण विकास करता है। अगला पॉइंट है मानसिक शारीरिक विकास के समन्वय का उद्देश्य, यानी छात्रों का उद्देश्य ऐसा हो जिसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम हो। छात्र के विकास के दो प्रमुख पक्ष होते हैं, शारीरिक और मानसिक, यानी बच्चा शारीरिक रूप से बढ़ता है और मानसिक रूप से भी वृद्धि करता है। आयु की परिपक्वता, जैसे जैसे आयु बढ़ती है बालक में परिपक्वता भी आना आवश्यक हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। इस पाठ्यक्रम में छात्रों के मानसिक विकास के लिए सैद्धांतिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा शारीरिक विकास के लिए खेलकूद एवं प्रायोगिक कार्यों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। यानी बच्चा शारीरिक विकास कैसे करेगा, प्रायोगिक कार्य करेगा या खेलकूद करेगा, तभी होगा उनका शारीरिक विकास। मानसिक विकास के लिए उनसे कुछ ऐसे सवाल प्रस्तुत किए जाए जो उसके मस्तिष्क को सोचने की शक्ति प्रदान करे, चिंतन करे और चिंतन शक्ति विकसित हो सके, वो तर्क वितर्क कर सके, जिससे मानसिक विकास हो सके। ऐसे कुछ पॉइंटों को भी, विषय वस्तु को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। इस प्रकार पाठ्यक्रम को मानसिक शारीरिक दृष्टि से छात्रों के अनुकूल बनाकर मानसिक एवं शारीरिक विकास के उद्देश्यों को पूर्ण किया गया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 उद्देश्यों की दृष्टि से धनी एवं प्रभावी पाठ्यक्रम माना गया है, जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य राष्ट्र, समाज, छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी के हित के लिए आवश्यक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के ये उद्देश्य पूर्ण हो गए, जिसमें हमने 14 उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। पहला उद्देश्य हमने देखा राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य, अगला हमने देखा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य, राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य, छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि, सामाजिक एकता का उद्देश्य, अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य, भाषाई समस्या के समाधान का उद्देश्य, स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का उद्देश्य, प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षकों में आत्मविश्वास के विकास का उद्देश्य, शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य, छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य और लास्ट पॉइंट है बालकों मानसिक और शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो ये जो उद्देश्य है, इसे आप पॉइंट्स याद कर लोगे तो इसके अंतर्गत तो आप अपना मैटर स्वयं लिख सकते हो। तो इनके पॉइंटों पे ज़्यादा फोकस करिए, इनके पॉइंट आप बार बार पढ़ते रहिए, चाहे वो उद्देश्यों के पॉइंट हो, चाहे वो विशेषताओं के पॉइंट हो। तो जितना आप पॉइंटों को पढ़ोगे उतना आपको इजीली याद हो जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का एक आधा क्वेश्चन तो आता ही है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की आवश्यकता, यानी इसे क्यों आवश्यक महसूस किया गया, यानी क्यों आवश्यक हुआ। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता एवं महत्व को निर्धारित करने वाले कुछ बिंदु हम देखेंगे, जो समाज एवं मानवीय आकांक्षाओं में परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ता है। समय एवं समाज की मांग ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन की मांग करती है। अब जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे घटनाएं होती है, उन घटनाओं का समावेश समय समय पर पाठ्यक्रम में किया जाता है। क्यों? क्योंकि बालकों को उन समसामयिक घटनाओं का ज्ञान हो सके।
अगर बालकों को समसामयिक घटनाओं का ज्ञान नहीं होगा तो बालक अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो बालकों का समसामयिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है नवीन तथ्यों के समावेश के लिए। नवीन तथ्यों के समावेश के लिए यानी जो नवीन तथ्य है, जैसे जैसे घटनाएं होती है, जो नवीन का नेता वगैरह चुने जाते हैं उनका भी समावेश किया जाता है, नवीन घटनाओं को जोड़ा जाता है, शोध कार्यों को भी जोड़ा जाता है, खेल के जो भी वो होते हैं, खेल के जो पुरस्कार होते हैं उनको भी बताया जाता है, नवीन तथ्यों को भी स्वीकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में के लिए पाठ्यक्रम में खेल विधि की उपयोगिता को देते हुए परिवर्तन अनिवार्य है। तो नवीन तथ्यों का समावेश। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम विकास के लिए। जो पाठ्यक्रम है वो उसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बालकों का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके, इन राष्ट्र का विकास हो सके। 2005 की संरचना आवश्यक थी क्योंकि इससे 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम 2000 की संरचना हुई थी। इसीलिए पाठ्यक्रम विकास एवं निर्माण के लिए तत्कालीन NCERT के अध्यक्ष द्वारा प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण हो सके। परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम यानी समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे पाठ्यक्रम का भी परिवर्तन होता रहता है। शैक्षिक जगत में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे प्राचीन काल की शिक्षा में मुख्य रूप से आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव था। धीरे धीरे यह आधार अनुभव किया गया कि आदर्शों के साथ साथ शिक्षा को उपयोगी व प्रयोजनवादी एवं अर्थ प्रदान भी बनाया जाए। यानी बालकों की जो शिक्षा है वो पहले आदर्शवादी थी, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ तो उसको उपयोगी शिक्षा कैसी हो, बालकों के लिए उपयोगी, नई पीढ़ी के लिए उपयोगी हो, प्रयोजनवादी हो यानी स्वयं का कुछ निर्माण करेंगे, प्रयोजन कर सके, अर्थ प्रदान हो यानी अर्थ ग्रहण कर सके यानी वित्त कमा सके शिक्षा के माध्यम से, तो अर्थ प्रदान भी हो जिससे कि मानव के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास का समन्वित रूप प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकार अनेक परिवर्तन महसूस किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों के विकास के लिए। वर्तमान समय में मानवीय मूल्यों के विचार एवं विकास हेतु शैक्षिक पाठ्यक्रम की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन माना गया है। मूल्यों के पतन होने पर इसका विकास संभव नहीं है। नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के पतन को रोकते हुए छात्रों में इनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। यानी इसकी आवश्यकता क्यों हुई पाठ्यक्रम की कि मानवीय मूल्यों का विकास किया जा सके। तो ये जो आवश्यकता यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की क्या आवश्यकता है, उसके क्या महत्व है, नवीन तथ्यों के समावेश के लिए, पाठ्यक्रम विकास के लिए और परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम और मानवीय मूल्यों के विकास के लिए। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ पॉइंटों को देखेंगे जो यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। उन पॉइंटों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे।